हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज़ का नाम होगा जीएस सीरीज़, जिसमें हम लोग जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस प्लस करंट अफेयर्स, इन सबको कवर करेंगे। ठीक है। और ये सारे ही जितने टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा, ये आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हो, चाहे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर कर रहे हो, या किसी मैनेजमेंट एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ये वीडियोस। आप अपने रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, नहीं तो आप एक ओवरव्यू के लिए यूज़ कर सकते हो। और वनडे एग्ज़ाम वाले तो इसको बहुत ही आराम से एकदम बाइबल समझ के पढ़ लें, या गीता कुरान जो भी समझ के पढ़ लें, क्योंकि ये तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वनडे एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। वेरएज़ जो स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन वीडियो होगा। ठीक है। तो मैं शॉर्ट कंटेंट वीडियोस आज से आपके लिए डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो हम शुरू करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी। ठीक है। और इंडियन पॉलिटी हम वेरी बेसिक से पढ़ते हुए जाएंगे, शुरुआत से, कि क्या पॉलिटी है, कैसे है। ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने पहली स्लाइड बना रखी है, इंडियन पॉलिटी इंट्रोडक्शन। ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी इंट्रोडक्शन। सबसे पहला सवाल तो भाई पॉलिटी है क्या। हम पॉलिटी पढ़ तो रहे, लेकिन पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है क्या, क्या चीज़ है भाई पॉलिटी, क्यों पढ़ रहे हैं हम पॉलिटिकल साइंस। फिर दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि अगर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे ना तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। और तीसरा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब क्या ऐसी घटनाएं हुई थी या फिर क्या ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है। तो वन बाय वन हम टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका, व्हाट इज़ पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर फ्रॉम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव्स. It entails understanding political ideas, ideologies, institution, policies, process, behavior as well as group, classes, government, diplomacy, law, strength and war. देखो, ये जितनी भी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखी गई हैं, समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, मैं समझ गया। ठीक है। लेकिन इसको अगर आप इन ब्रीफ, मतलब बहुत संक्षिप्त शब्दों में, बहुत ही लाइक लिमिटेड वर्ड्स में अगर आप कहो, तो एक पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या होता है ना, कि आप मान लो एक देश है। ठीक है। ये जो सर्कल मैंने बनाई है एक देश है। एक देश के अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है। उसमें नियम कानून भी आ जाता है। ठीक है। उसमें इंटरनेशनल रिलेशन होता है, डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, तो ये मेरा जो घर है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी। जैसे मेरे घर में मेरे बड़े ताऊ जी हैं, मैं हूँ, पापा हैं। ठीक है। हम हमारे बीच में कौन फैसले लेगा, ठीक है, हमारे बाहर के घरों से कैसे रिलेशन है। ठीक है। और हमारी मतलब हमारे अंदर की पॉलिसीज़ कैसे होती हैं, कि कैसे कौन पहले डिसीजन लेगा, ये कैसे लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक कंट्री में अगर आप अप्लाई करके देखोगे, जैसे हमारा इंडिया है। ठीक है। हमारे इंडिया, मैंने इस ब्लॉक में ड्रॉ कर दिया, हमारे इंडिया में फैसले कौन लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेता है, पार्लियामेंट लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है ना, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ कैसे एक प्रोसीजर के थ्रू चलता है, इन सब की एक डीप स्टडी को हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, संक्षिप्त वर्डों में। ठीक है। मैं एकदम एकदम डीप इनटू डेफिनेशन नहीं जा रहा हूँ, आपको बस समझ में आना चाहिए। अब आते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमने पॉलिटी तो पढ़ लिया, पॉलिटी क्या है कि स्टडी है, मतलब उस चीज़ की पढ़ाई है। किस चीज़ की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई को हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। तो आप भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, द ड्यूटीज, राइट्स, लिमिटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट दैट दिस नेशन ऑट टू फॉलो। ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे कि एक नियम कानून वाली चीज़ है, नियम कानून वाली चीज़ समझे। जैसे ये एक किताब है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है कि ये देश कैसे चलेगा। ठीक है। जैसे हमारे देश में आप देखते हो, है ना, आप छोटे से स्टार्ट करो। जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो आपको एक प्रधान है। ठीक है। वो प्रधान है, आप प्रधान को कैसे चुनते हो, इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, फिर उसके बाद से चुनते हो, है ना। उसके बाद 5 साल उसका कार्यकाल होता है, द टेन्योर ऑफ द पर्सन इज़ 5 ईयर। उसके बाद वो चला जाता है, फिर उसके बाद नया प्रधान इलेक्ट होता है। वैसे ही आप नेशनल लेवल पे देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर है। तो ये कैसे चुने जा रहे हैं, ये कैसे काम करेंगे,
है ना। और कौन से लॉज हैं, अगर मान लो आपकी सोसाइटी में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कोई किताब नहीं है, किसी में लॉ के बारे में लिखा नहीं गया, ठीक है। तो मान लो मैंने कोई चोरी की थी, मैंने कौन सी चोरी की, मैंने किसी के घर में घुस करके उसकी एक ईयरिंग्स चोरी कर ली, ठीक है, ईयरिंग्स चोरी कर ली। अब ईयरिंग्स चोरी करने के बाद मुझे ले जाएगा कोर्ट। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं हमारे पास, तो उस केस में मुझे मान लो फांसी की सज़ा दे दी गई। किस बात के लिए, केवल एक मैंने ईयरिंग्स चोरी की थी, इस बात के लिए मुझे फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पे और यूएई में ऐसे नियम हैं जहाँ पे अगर आप चोरी करो तो हाथ काट देते हैं, ऐसा कुछ, ये सब कुछ कंट्रीज़ में ऐसे नियम है। तो ये सब क्यों है ऐसा, जबकि ऐसा कुछ सॉलिड प्रूफ भी अगर मान लो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि मैंने वो चोरी की है, लेकिन लोगों ने बोल दिया कि तुमने चोरी की है, तो हाँ ठीक है, मान लो तुमने चोरी की, चलो तुम्हें सज़ा देते हैं, तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती, तो मैं दोबारा बोल भी नहीं सकता कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, मुझे बचा लो। तो इस मौके पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बाकायदा दिया गया है कि कौन से नियम कानून हैं। जैसे अगर मान लो आप जो आईपीसी सीआरपीसी नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो आईपीसी में क्या होता है, इंडियन पिनल कोड, जिसमें बताया गया है कि कौन से जुर्म करने पे कैसे सज़ा होगी, कौन सी सज़ा होगी। वेरस जो सीआरपीसी है, इस सीआरपीसी में बताया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब एक कैदी को या फिर एक मुजरिम को जब आप ले जाओगे किसी जुर्म के लाइक जुर्म करने के बाद आप उसको कोर्ट में ले जाओगे या फिर पुलिस में ले जाओगे, तो कैसे होनी चाहिए, लाइक चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीआरपीसी और आईपीसी इन सब चीज़ों में मिलेंगी। तो ये सब कहाँ है, ये सब लिखी गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनफैक्ट ये भी है कि अगर तुमने चोरी की है और अगर तुम चाहते हो कि तुम इसको प्रूव करो कि तुमने चोरी नहीं की है, तो तुम्हें उस बात की भी तुम्हें छूट मिलेगी। आप जाके ये भी मतलब प्रूव कर सकते हो कि मैंने चोरी नहीं की है। मान लो आपको मृत्युदंड मिल रहा है, लाइक आपको किसी ने सेंटेंस टू डेथ कह दिया, तो आप ये भी जा कर के वहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि नहीं, मुझे सज़ा नहीं चाहिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरी सज़ा की जो मतलब टाइम है वो कम कर दो या फिर मेरी सज़ा चेंज कर दो। ये सारी प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। तो ये आपकी ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब पूछोगे कि सर आपने तो ये सारा क्रिमिनल के हिसाब से बोला, बट मुद्दे पे तो आए ही नहीं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो बेटा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यही आपको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी पॉलिटिकल सिस्टम की गवर्नमेंट कैसे चलता है, ठीक है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, जैसे कि आप पकड़े गए तो मैंने वो बताया था, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कैसा है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास कौन से पावर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है, प्रेसिडेंट के पास कौन सा पावर है, प्रधान के पास कौन सा पावर है, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कौन सा पावर है, वो क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई हैं। वो एक मोटी सी किताब है, ठीक है, उसी के थ्रू हमारा देश चलता है। चलो, अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो समझ लो वो देश पता नहीं किसी हालत में चल रहा होगा, मन मर्जी से अपनी कानून बना करके लोग चल रहे होंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आज आपको समझाऊंगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो 10-15 मिनट तक जाए, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोरिंग फील करने लगोगे इसको, ठीक है। तो आप देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो सबसे पहला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसका डिमांड किसने किया भाई, कैसे दिमाग में आया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देखो पहले क्या होता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना। राजा महाराजा के टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था। वहाँ पे राजा बैठता था गद्दी पे और वहाँ पे कोर्टियर्स होते थे, मतलब जो मंत्रीगण होते थे वो आते, मतलब मुजरिम पकड़ के लाते हैं जैसे ही, तो वो अपनी सज़ा सुनाते थे। लेकिन वो सब ख़त्म हो गया जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने के साथ वो सब ख़त्म हो गया। फिर जब ब्रिटिशर्स बहुत टाइम तक रूल करने लगे तो उनकी जो चीज़ें हैं, जो कुछ उनके इंग्लैंड में जो कुछ चीज़ें फॉलो होती थी वो हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी हमें रूल कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो हमारी चीज़ें, मतलब उनकी चीज़ें हमारे में आएंगी। तो वो थोड़ा बहुत उनका जो कोर्ट का सिस्टम है, तो जो जज बैठ करके जजमेंट देता है राजा की जगह पर, और वकील वकालत करने के लिए वकील है, ये सारी चीज़ें हमारे में अंदर भी आ गई। तो जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो लाइक किसने मांगा कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हमको चाहिए, तो इनडायरेक्ट डिमांड, समझ रहे हो, इनडायरेक्ट डिमांड
पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने किया 1895 में, ठीक है, थ्रू स्वराज बिल। स्वराज बिल करके एक बिल उन्होंने पास किया था, उसमें उन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिमांड किया। और आपने बहुत फेमस एक तिलक का एक लाइन सुना होगा बाल गंगाधर तिलक जी का, कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूँगा। तो ये जो लाइन है ना, ये उन्होंने उसी में ही कही थी, स्वराज बिल को जब पास किया था तभी उन्होंने इसको मेंशन किया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बता दिया था, लिखा हुआ था फंडामेंटल राइट्स क्या, कि आपके जो मूल अधिकार हैं, मतलब मेरे को ये अधिकार हैं तो चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 19 है, आप कहीं जाना चाहते हो इंडिया में कहीं फ्रीली, तो आपके पास वो अधिकार है, आज आपके पास वो अधिकार है, उस टाइम वहाँ वो अधिकार नहीं हुआ करता था। तो वो सब इन्होंने इसमें मेंशन कर रखी थी, ठीक है, इनडायरेक्ट डिमांड में। फिर टोकन डिमांड, एक डिमांड उन्होंने कॉमनवेल्थ बिल में पास किया गया था। कॉमनवेल्थ क्या था कि बहुत सारे पार्टीज़ का जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था 1922 में, तो उसमें ये बिल पास हुआ था कॉमनवेल्थ, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में टोकन डिमांड रखी गई थी, ठीक है। अभी टोकन डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड मतलब समझ रहे हो, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, बस कहीं आर्टिकल वार्टिकल छाप रहे हैं या फिर कहीं पे स्पीच दे दी जा रही है, ओपनली जा करके नहीं बोल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमको चाहिए। क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट से? क्योंकि उस टाइम हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल कर रही थी, ठीक है। फिर तीसरा आप देखोगे डायरेक्ट डिमांड बाय एम एन रॉय। डायरेक्ट डिमांड मतलब इन्होंने लिख करके भेजा भाई, या फिर खुले तौर पे बोले इन्होंने कि हमको चाहिए, ठीक है। किसने? एम एन रॉय साहब ने। तो ये एम एन रॉय साहब जो हैं वो फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैं और 1934 में इन्होंने ये डायरेक्ट डिमांड की थी। आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नॉर्मली वन डे एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे वन लाइनर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फाउंडर, तो ये उसका आंसर है एम एन रॉय, ठीक है, ओके। चलो, और उसके बाद ऑफिशियल डिमांड, मतलब लिख करके वहाँ पे बाकायदा एप्लीकेशन दे के आना, उसको हम लोग ऑफिशियल डिमांड कहेंगे। तो वो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन एंड इलेक्शन थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइजी वोटिंग इन कांग्रेस सेशन, मतलब एक कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन, मतलब हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए बट उसमें हमको फॉरेन, मतलब बाहर के जो लोग आके हमें रूल कर रहे हैं ना, उनकी चीज़ें नहीं चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। और इलेक्शंस होने चाहिए थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है कि 18 साल के ऊपर वाले जो होते हैं, मतलब कोई भी एज लिमिट हो, उसके ऊपर वाले लोग जा करके वोटिंग करें। जैसे आप आज करते हो ना, आपकी सरकार चुनी जाती है, आप क्या करते हो, आप जाके वोटिंग करते हो तो सरकार चुनी जाती है। तो सिमिलरली आप वोटिंग कर करके सरकार को लाएंगे, उसके बाद हम खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये डिमांड थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1938 में। तो मोस्टली क्वेश्चन आता है पहली बार किसने मांगा था, तो अगर ऑप्शन में एम एन रॉय दिया है तो आप एम एन रॉय टिक करना, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू को टिक करना, क्योंकि ये दोनों, ये ऊपर के जो दोनों है ना, ये दोनों इनडायरेक्ट डिमांड थे, तो इनको इतना पूछा नहीं जाता है। बट अगर पूछे तो फर्स्ट टाइम स्वराज या फिर ये सब कहाँ पास हुआ बोला था किसी ने, तो आप तिलक का नाम अगर आता है तो आप तिलक वहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो द डिमांड वॉज एक्सेप्टेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940 इन अगस्त ऑफर, ठीक है। ये अब हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा कि अगस्त ऑफर क्या था, ठीक है। तो जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अब जो डिमांड रखी थी कि हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो डिमांड जो है अगस्त ऑफर 1940 में एक्सेप्ट कर ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। फिर 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिस्प करके एक आदमी है, वो इंडिया आते हैं। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक वर्ल्ड वॉर उस टाइम चल रहा था, आप जानते हो 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया और बोला गया कि हम आपको सेपरेट, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए तैयार करेंगे वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे पहले हमें परेशान मत करो, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया से कहा। लेकिन मुस्लिम लीग जो है ना, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज दे वांटेड अ सेपरेट नेशन। वो चाहते थे एक सेपरेट नेशन, तो वो चाहते थे कि भाई दो दो अलग अलग संविधान बने, हम एक संविधान या एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करें, है ना। फिर उसके बाद एक कैबिनेट मिशन को सेट किया गया था 1946 में,
1946 में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन जब इस्टेब्लिश किया गया तो उसने 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने की बात की। मतलब 2 देशों के लिए 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, और मोर और लेस मुस्लिम लीग जो है इससे सेटिस्फाई हो गया था। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना यहीं तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, बाकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और भी हैं, उसको मैं कल आपको कंटिन्यू करूँगा कि और क्या हुआ था आगे और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और कौन कौन लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनाने के टाइम पे मौजूद थे और किन का ज़्यादा योगदान रहा था। ठीक है, बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हमारे देश कैसे आज़ाद हुआ था, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हिस्टोरी है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, वो आप यहाँ पॉलिटी में पढ़ोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो मैक्सिमम 10 मिनट की होगी, जिससे आप बहुत कम टाइम में रिवीजन कर सको। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो कंटेंट के लिए जो कि मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।